सो बच्चों एक बार फिर से मैं आपके सामने आ चुका हूँ एक नया और अमेजिंग सा वीडियो लेकर के। तो आज का वीडियो है इलेक्ट्रिसिटी और करंट चैप्टर चल रहा है, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और आज हम सेकंड लेक्चर लेकर के आए। फर्स्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देखें, इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, फिर उसके बाद इस लेक्चर पे आइए। उसमें क्या मैंने इंट्रोडक्शन थोड़ा बताया था और करंट को हमने डिटेल में समझा था, करंट चीज क्या है, ठीक है। और अब आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स और रेजिस्टेंस का भी इंट्रोडक्शन आज ही करेंगे हम लोग, और आज ही हम लोग रेजिस्टिविटी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, कंडक्टर को एक ऐसे नॉर्मल कंडक्टर में रखूं, यहाँ पर आपको फिगर बना दूं तो ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। एक ऐसे में नॉर्मल कंडक्टर लेके आ रहा हूँ, ये मान लो दिस इज अ कंडक्टर, बना दूंगा कंडक्टर। रुक जाइए, बस थोड़ा समय दीजिए मुझे। सपोज दैट ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है। इसका कलर थोड़ा चेंज कर दिया जाए, हाँ अब ये विजुअल होगा अच्छे से। ये कंडक्टर है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडम मोशन करते हैं। इसमें जो बच्चे इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। थोड़ा बढ़ा देते हैं इंटेंसिटी। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों वो क्या करते हैं, रैंडम मोशन। इलेक्ट्रॉन इधर गया, टकराया, वापस आया, तो जहां से चला था वहीं पर वापस इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। जब ये जहां से चला वहां से वापस पहुंच गया तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, जो नेट डिस्प्लेसमेंट है बच्चों वो क्या हो जाएगा, जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाएगा। जहां से चला वहीं पहुंच गया, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो हो गया। और जब नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है एवरेज, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जब नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो तो एवरेज वेलोसिटी जीरो। अब देखो एवरेज वेलोसिटी तो जीरो होती है लेकिन स्पीड थोड़ी जीरो होगी, इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, कुछ टाइम लिया होगा, तो जिस टाइम पे जो डिस्टेंस कवर किया है उसको क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड या फिर थर्मल स्पीड। थर्मल स्पीड क्यों बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन मोशन क्यों कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पे रखा। रूम टेम्परेचर मतलब कुछ टेम्परेचर जो है, उसी टेम्परेचर की वजह से तो इलेक्ट्रॉन में ये जो मोशन हो रहा है इनको काइनेटिक एनर्जी कहाँ से मिल रही है, रूम के टेम्परेचर की वजह से। और जो टेम्परेचर की वजह से इसको एनर्जी मिल रही है, इस वजह से ये जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, ये जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन्स की, इस स्पीड को क्या बोलते हैं, थर्मल स्पीड। ये कंडीशन कब है, विदाउट बैटरी। कंडक्टर क्या है, विदाउट बैटरी। कंडक्टर में कोई बैटरी नहीं, कंडक्टर ऐसे रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है चुपचाप। अभी जब ये रखेगा तो इलेक्ट्रॉन इसमें मोशन करेंगे, और इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होगा, रैंडम मोशन। और रैंडम मोशन की वजह से जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो बच्चों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैंने क्या बोला, तो एक कंडक्टर है, रूम टेम्परेचर पे रखा है, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन का मोशन जो होगा वो बहुत ही ज्यादा रैंडम होगा। अब इस रैंडम मोशन की वजह से जो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। और नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होने से इसकी नेट वो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एंड एक चीज और है, इसकी जो एवरेज स्पीड है वो जीरो नहीं होगी, क्योंकि इसने कुछ नेट डिस्टेंस कवर किया होगा, कुछ टाइम में नेट डिस्टेंस कवर किया होगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो नहीं होगी। अब बाकी चीज देखो, अब जो इसकी थर्मल स्पीड या फिर वो होती है एवरेज स्पीड, वो किसके बराबर है, 10⁵ मीटर पर सेकंड। ये चीज रटने वाली चीज है बच्चों, ये याद कर लेना। जो इसकी नेट स्पीड होती है वो होती है 10⁵ मीटर पर सेकंड, मतलब बहुत तेज होती है। रूम टेम्परेचर पे ही बहुत ज्यादा तेजी से ये भागना शुरू कर देता है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब एक रिलैक्सेशन टाइम वर्ड आता है, पहले आप उसको सीखेंगे, फिर हम देखेंगे और चीजें, फिर हम देखेंगे बैटरी कनेक्ट करके, फिर उसी कंडक्टर में हम क्या करेंगे बच्चों, बैटरी को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही कर दो, नहीं सही हो रहा छोड़ दो। अब जब इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स किसी बैटरी के अंदर रैंडम मोशन कर रहे होंगे, रैंडम मोशन कर रहे होंगे मतलब बैटरी के अंदर नहीं, सॉरी, किसी कंडक्टर के अंदर रैंडम मोशन कर रहे होंगे, तो उनकी क्या होगी, टक्कर होगी। एक ही इलेक्ट्रॉन इकलौता थोड़ी है रैंडम मोशन कर रहा है, एक कंडक्टर में कई सारे इलेक्ट्रॉन्स है, एन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब ये रैंडम मोशन करेंगे तो क्या होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन से इसकी टक्कर होगी। तो जैसे मान लो, सपोज करो, सपोज दैट एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। चल नए पेज में इसको दिखाता हूँ करके आप लोगों को एक्सपेरिमेंट। जैसे यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये भी अपना मोशन कर रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला है, ठीक है, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन है, ये आया यहाँ से, इससे टकराया, टकराते ही जिस इंस्टेंट पे टकराया उस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। फिर ये चला, फिर चल करके यहाँ आया, अब फिर इससे टकराया। अब इन दोनों टक्करों के बीच में, इन दोनों टक्करों के बीच में जो इसको समय मिला है, यही टाइम क्या है बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम है। और इसको रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। सॉरी ये तो जे हो गया, हम लोग इसको किससे डिनोट करते हैं बच्चों, टाउ से। ऐसे टाउ से हम इसको क्या करते हैं बच्चों, डिनोट करते हैं। टाउ मतलब टॉर्क नहीं है, टाउ मतलब क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है। टाउ टॉर्क भी होता है, फिजिक्स में इतनी ज्यादा क्वांटिटीज आ चुकी है कि एक ही सिंबल से दो दो तीन तीन चीजों को हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये टाउ क्या है बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम है।
इन दो सक्सेसिव टक्कर्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन को रिलैक्स करने का टाइम मिल रहा है उस टाइम को ही क्या बोलते हैं हम लोग, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ठीक है, अभी इसका काम आने वाला है, यहाँ पे इसकी डिफिनेशन इसको आप लोग लिख लीजिए। क्या दे रखा है, रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर व्हेन करंट इज फ्लोज। जब करंट इसमें फ्लो, जब बैटरी से इसको जोड़ दिया जाए उसके बाद का ये सिनेरियो है। ये कब हो रहा है, जब ये बैटरी से जुड़ जा रहा है उसके बाद। जब कंडक्टर को बैटरी से जोड़ने से पहले नहीं, जोड़ने से पहले भी ये मोशन कर रहा है, लेकिन ये जो काम हो रहा है, ये जो कांड हो रहा है वो क्या हो रहा है, जुड़ने के बाद हो रहा है। ठीक है, जुड़ने के बाद का ये जो टक्कर वाला फिनोमिना है इसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, जब करंट फ्लो हो रहा हो कंडक्टर के अंदर। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको समझ में थोड़ी थोड़ी आई होंगी। अब देखो क्या है, अब देखो ये क्या है, हाँ ये एक सवाल है कि ऑर्डर ऑफ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो 10⁻⁻14 सेकंड होता है। ये भी रटने वाली चीज है, ये सवाल एमसीक्यू में आ सकता है, एनसीईआरटी की ये लाइन है, तो ये आपको रटना पड़ेगा। जो रिलैक्सेशन टाइम होता है कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन का वो कितना होता है, 10⁻⁻14 सेकंड, दैट्स इट, इतना। ठीक है, अब देखिए अब आगे हमारे ये काम आएगा रिलैक्सेशन टाइम, इसलिए मैंने बताया। अब कंडक्टर में बैटरी आपने जोड़ दिया, ठीक है, मान लो आपने कंडक्टर लाया और उसमें बैटरी जोड़ दिया। अभी तक हमने जिस कंडक्टर की बात की थी विदाउट बैटरी बात की थी, उसमें मोशन देखा था इलेक्ट्रॉन का। अब मैं एक कंडक्टर लेकर के आया, कंडक्टर लेकर के आया, उसमें बैटरी जोड़ दी बच्चों। ठीक है, पहले इसको सीधा कर देते हैं, यहाँ बनाऊंगा अच्छा सा थोड़ा, और थोड़ा लंबा लंबा, हाँ बढ़िया बनना चाहिए फिगर। और आप लोग भी ड्रॉ थोड़ा अच्छे से करिएगा फिगर्स को। अब देखिए यहाँ मैंने क्या किया, बैटरी को कनेक्ट कर दिया, बैटरी क्या हो गई, कनेक्ट हो गई। ठीक है, बैटरी कनेक्ट हो गई इसमें। जब बैटरी कनेक्ट हुई तो इसमें क्या बन जाएगा बच्चों, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी इस डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन तो क्या हम कहाँ मोशन करता है, इस तरफ मोशन करेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन कहाँ मोशन करेगा, रैंडम मोशन करेगा। ठीक है, सपोज करो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अगेन रैंडम मोशन अपना कर रहा है, यहाँ गया, यहाँ टकराया, फिर क्या हुआ, इधर आ तो रहा था, वो यही अपनी जगह पे वापस आ रहा था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगी अपनी तरफ। समझ पा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ही तो इलेक्ट्रॉन जाता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ इसको खींचेगी, उसी जगह पे वापस नहीं जाने देगी। तो क्या होगा, हल्का सा इधर चलाएगा, हल्का सा इधर चलाएगा, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर जाएगा। ये जब डिस्प्लेसमेंट इसकी होगी तो अब जो वेलोसिटी है, क्या अब भी वो जीरो के बराबर है, क्या अब भी वो वेलोसिटी बच्चों जीरो के बराबर है। अब वो वेलोसिटी मतलब जीरो के बराबर एवरेज वेलोसिटी नहीं है। अब एवरेज वेलोसिटी कितनी है और क्या है, उसी एवरेज वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अब देखो समझना ये चीज, अब इसको मैं डराइव करूंगा फॉर्मूला, एकदम ध्यान से, यहाँ पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए आपका। तो हमने देखा अगर इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QE। अच्छा क्यू किस कौन से चार्ज की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो अच्छा फोर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, MA। M मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना, तो मास भी इलेक्ट्रॉन का लेंगे, E और E। तो समझना यहाँ पे, तो इसका कितना एक्सेलरेशन होगा, इतना ही होगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इतना क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा। अब देखो टक्कर वाली कंडीशन वापस से आते हैं, वापस से टक्कर वाली कंडीशन पे आते हैं। क्या है, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक तीसरा इलेक्ट्रॉन आया, ध्यान से समझना, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये मोशन करते हुए आ रहा है, इससे टकराया, मोशन करते हुए इससे टकराया टक से, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई बच्चों, U क्या हो गया, 0 हो गया। फिर ये चलना शुरू किया, टकराने के बाद ये क्या हुआ, चलना शुरू किया, चलना शुरू किया, चलना शुरू किया, और कहाँ तक चला, कहाँ तक चला, T टाइम तक चला, T टाइम में टाउ टाइम तक चला, टाउ टाइम तक चला। और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे हमने निकाला, अभी देखो अभी जस्ट निकाला, क्या होगा, E/m, क्या होगा, E/m। तो हमने क्या निकाला है अभी, E/m। अब हम देखें इसकी अगर वेलोसिटी, बोसन की फर्स्ट इक्वेशन हम देखा था, U = V = U प्लस V क्यों नहीं बन रहा है मुझसे, U क्यों बन रहा है, V = U प्लस AT। जब ये टकराई होगी तो क्या होगी, 0 होगी वेलोसिटी, तो V जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, AT। A कितना है, E/m है, और T कितना है बच्चों, टाउ है। तो हम वेलोसिटी, इसी वेलोसिटी को मैं बोल सकता हूँ VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो किसके बराबर हो जाएगी, E टाउ।
क्या ये बात आपको समझ में है? और इसी वेलोसिटी को जिस एवरेज वेलोसिटी से, ठीक है अब समझना, ये वेलोसिटी मैंने यहां से निकाली, ये हो गया फॉर्मूला, ये हो गई हमारी फॉर्मूले वाली बात। किस कलर से रखा जाए, ठीक है, ये हो गई हमारी फॉर्मूले वाली बात है। देखो फॉर्मूला भी सिलेंडर के अंदर लिखा रहा है, ये हो गई हमारी फॉर्मूले वाली बात। अगर नोट्स चाहिए होगा तो कमेंट में लिखिएगा, सारे नोट्स सेफ है, आप लोगों को चाहिए होगा तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं आप सबको पहुंचा दूंगा नोट्स, ठीक है। अब देखो ये हो गई वेलोसिटी वाली बात, हमें समझ में आया कि ये वेलोसिटी इसकी क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, ई टाउ अपॉन एम, ई टाउ अपॉन एम, ठीक है। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसी वेलोसिटी को जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स किसी मेटेलिक कंडक्टर में करंट सप्लाई होने के बाद चल रहा हो, उसी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। और इसको डिनोट करते हैं वीडी से, वीडी से इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई टाउ, टाउ क्या, ई टाउ अपॉन एम, जहां एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्मॉल ई क्या है, चार्ज और इलेक्ट्रॉन है, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। क्या इतनी बातें आप सबको समझ में आ रही हैं? अगर समझ में आ रही है तो इसको जल्दी से नोट कर दीजिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिफर्स टू अ एवरेज वेलोसिटी एट विच चार्ज कैरीज लाइक इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू अ कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैसे बनाई थी, बैटरी को कनेक्ट करके। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? इस चीज को जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नंबर डेंसिटी। अब एक टर्म आता है नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं और इसका मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम कैपिटल एन से भी डिनोट कर देना है, अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को ही क्या बोलते हैं हम लोग, नंबर डेंसिटी बोलते हैं। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, एक मेटल है उसके एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए, उसे क्या हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, नंबर डेंसिटी बोलते हैं, इससे डिनोट करते हैं। और हमने अभी तक करंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा है बच्चों, करंट आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है बोलो, Q बाई टी। और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एन ई अपॉन टी बोल सकते हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहां से अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूँ बच्चों, अगर मैं यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूँ तो देखना अभी समझ बच्चों, कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गई। टेक्निकल ग्लिच का स्टोरेज का फुल हो गया था, मेरी लेक्चर रिकॉर्ड करता चला गया, इतने सारे पेज मैंने लिख दिए थे, अब तो सब मिटा दिया है, खैर ठीक है, इतनी सारी चीजें लिख दी थी। लेकिन फिर क्या हुआ, उसके बाद जब मैंने रिकॉर्ड करके देखा तो आधी बात रिकॉर्ड हो पाई थी। तो मैंने इस वीडियो को, मैं अभी उस टाइम क्लास का टाइम हो गया, ऑफलाइन क्लासेस का, फिर मैंने वीडियो को रोक दिया, जहां तक रिकॉर्ड हुआ था उसके आगे की बातें हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। देखो मैंने क्या बोला यहाँ पर, नंबर डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम क्या बोलते हैं, नंबर डेंसिटी, उसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, जो कि होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। कैपिटल एन मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और स्मॉल एन मतलब क्या है, नंबर डेंसिटी, ठीक है। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ बच्चों, अच्छा अब इसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँ, यहाँ पर अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ, ग्राफ का आ गया, हाँ फिगर 3D फिगर बनाएंगे मस्त। ये एक सिलेंडर, एक कंडक्टर है, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम अगर मुझे निकालना है तो वॉल्यूम कौन सा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि ये था ना, स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम मतलब क्या होता है, वॉल्यूम मतलब क्या होता है बताओ, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। अच्छा अब लेंथ कौन सी ली जाएगी, अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, लगातार इलेक्ट्रॉन फ्लो होते जा रहे हैं, तो मैं लेंथ कौन सी लूंगा बच्चों, वो वाली लेंथ लूंगा जितने में इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ होगा। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन्स थे, इन लोगों ने टी टाइम बाद ये लोग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए टी टाइम बाद, आफ्टर टी टाइम, ये कंडीशन क्या हुई है, टी कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, टी टाइम बाद यहाँ तक आ गए। तो इस वॉल्यूम में जितना उन लोगों ने कवर किया, जितनी दूर वो लोग चले, वो चले कितना वॉल्यूम होंगे, वो लोग चले कितना वॉल्यूम होंगे, देखो ये वाला वॉल्यूम, ये वॉल्यूम उन लोगों ने कवर किया होगा, ठीक है। एरिया तो जो एरिया इसका है क्रॉस सेक्शनल उसी के बराबर होगा, ये तो सही रहेगा। लेकिन ये डिस्टेंस, ये जो लेंथ है, टी टाइम तक चले, और इलेक्ट्रॉन चलते किससे है बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलते हैं, तो ये डिस्टेंस को मैं बोल सकता हूँ वीडी इंटू टी। क्या वीडी इंटू टी बोल सकता हूँ, अरे बिल्कुल बोल सकता हूँ बच्चों, वेलोसिटी इंटू टाइम ही होता है डिस्टेंस, तो वीडी इंटू टी बोल सकता हूँ इस डिस्टेंस को। तो मैं यहाँ रख सकता हूँ, जो एन है वो क्या रख सकता हूँ, कैपिटल एन, सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल एन
की जगह पर क्या लिख सकता हूँ देखना, NaVd लिख सकता हूँ बच्चों, NaVd। अब हमने देखो करंट का फॉर्मूला, अब हमने करंट इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू Q/T ये पढ़ा है, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं NE/T। N की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, NaVd इंटू E, E मतलब इलेक्ट्रॉन, अपॉन में T। तो अब जब I का फॉर्म वो T से T कट जाएगा, इस पे भी एक T है, इस पे भी एक T कट जाएगा, तो I का हमें जो फॉर्मूला NaEVd, NaEVd, क्या हमें ये करंट का फॉर्मूला मिल गया? क्या आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई? समझ में आई तो बताइए। NaEVd ये हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, नया करंट का फॉर्मूला। और इसको करंट का फॉर्मूला बोलो, या फिर इसको बोलो रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या इसको बोल सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो Vd हमारा क्या बन जाएगा, NaE अपॉन, ठीक है, NaE अपॉन I, ये बन जाएगा क्या हमारा Vd। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? इतने में कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं बेझिझक। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर मैं लिख दूँ इसमें क्या क्या मतलब है सबका। Vd है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, N क्या है, नंबर डेंसिटी, उसके बाद I क्या है, I तो करंट, A क्या है, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया जहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, और कोई टर्म बचा, सारे टर्म हमने यहाँ पे निपटा दिए हैं। क्या ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है? क्या ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है? ठीक है, आ रही होंगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब एक और हम फॉर्मूला बनाएंगे। अब हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की थोड़ी सी बात करेंगे, हालांकि हम उसकी जो डिफिनेशन है और ओम्स लॉ में वो सब देखेंगे, लेकिन हम ये जो हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी है ना, उनसे हमारा अभी तुरंत मैं बना के दिखा सकता हूँ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। ठीक है, हम लोग बनाएंगे भी और ज़रूरी भी है। तो पहले हम रेजिस्टेंस अगर निकालना चाहें तो हमने क्या पढ़ा अभी जस्ट, I इज इक्वल टू NeaVd, ये पढ़ा, NeaVd ये चीज़ हमने पढ़ा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं I इज इक्वल टू NeaVd की जगह पे क्या लिख सकते हैं, Vd क्या होता है, हमने अभी कल ही पढ़ा था, EE अपॉन M, और यहाँ पर क्या था, टाउ था, EE अपॉन M टाउ। ये पढ़ा था कल, नहीं मतलब आज ही पढ़ा था, सॉरी मैंने दिन में पढ़ाया था इसलिए कल वर्ड मेरे मुंह से निकल गया। ये देखो EE अपॉन M, EE अपॉन टाउ M, ये पढ़ा था हमने, ये चीज़ पढ़ी थी आज ही। ठीक है, Vd का फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब देखना यहाँ, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, I इज इक्वल टू NeA टाउ अपॉन M, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, हम बचपन में या पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू होता है E डॉट डी, या फिर हम E को क्या लिख सकते हैं, V बाई, क्या हम E को V बाई डी लिख सकते हैं, मच्छर आ रहे हैं यहाँ पे, E को क्या लिख सकते हैं, V बाई डी, और ये D क्या होगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर, जहाँ से जहाँ तक की बात हो रही है, मतलब ये पूरे कंडक्टर की बात हो रही है तो लेंथ ऑफ कंडक्टर बोल सकते हैं। D की जगह पे हम लेंथ ऑफ कंडक्टर लिख सकते हैं, तो E की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, V बाई, क्या इसमें कोई किसी को दिक्कत, V बाई एल लिख दूंगा, तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू NeA, E दो बार के लिख दिया हमने, अच्छा हाँ ये EE था, हाँ EE था तो ये E स्क्वायर हो जाएगा, NeA फिर टाउ अपॉन M, ये क्या हो जाएगा, V बाई एल। अगर मैं अब V की वैल्यू निकालना चाहूँ बच्चों, अगर मैं अब यहाँ से V की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इन सबको इधर भेज दूंगा, इन सबको इधर भेज दूंगा, तो ये सब क्या हो जाएगा, IML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ इज इक्वल टू। और हम लोग एक चीज़ पढ़ते थे क्लास 9th और 10th में, ये चीज़ नोट कर लो, इसको मैं हटा रहा हूँ, जी नोट कर लो कहीं पे, इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक, अब हम लोग एक चीज़ पढ़ते थे बच्चों, V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ हमने पढ़ा है। अभी ओम्स लॉ हालांकि हमने पढ़ा नहीं, लेकिन 9th 9th में तो पढ़ा होगा, डायरेक्ट थोड़ी 12th में पहुंच गए हो, 9th में ओम्स लॉ पढ़ा होगा। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही शांत मन के साथ समझना, तभी आपको समझ में आएगा। तो V और I, और जो बीच में बचा वो R होगा, तो मतलब ये पूरा बचा हुआ पार्ट वो क्या है, R है, बचपन में आपसे छुपाया गया। इस R की इतनी गंदी शक्ल नहीं दिखाई गई, अगर इतना गंदा चेहरा आपका R को दिखा दिया जाता तो आप तुरंत बेहोश हो जाते।
आप आर्ट्स ले लिए होते अब तक, तो इसीलिए 12th में अगर के आपको फंसाने के लिए इस आर को पहले नहीं दिखाया गया था। आज इसका रियल चेहरा दिखाया जा रहा है आप लोगों को। क्या हो जाएगा, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, एन ई स्क्वायर ए टाउ, ठीक है। और हम रेजिस्टेंस का भी एक फॉर्मूला जानते थे सर, हम एक रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला जानते थे, बचपन में एक पढ़ रखा था, रो एल अपॉन, ये हमने पढ़ रखा था। तो एल और ए को हटा दिया जाए तो बचा हुआ पार्ट, ये रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी, तो बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा, एम एन ई स्क्वायर टाउ, ये क्या होता है बच्चों, रेजिस्टिविटी। यहाँ पे आपको फॉर्मूला मिल गया रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रही है? क्या ये चीज़ें आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही आसानी से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देख लो मेरी रिकॉर्डिंग ऑन है अपनी, ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, अब आगे देखना, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस वेरी करता है, ये पता है। अभी जब हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो भी ये कंडीशन पढ़ेंगे, लेकिन टेम्परेचर क्या होता है, रेजिस्टेंस के साथ वेरी करता है, ये आपने सुना होगा, ठीक है, ये आपने सुना होगा कि रेजिस्टेंस चेंज होता है अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए। जो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, यहाँ पर हम ऊपर पहुँचते हैं नंबर डेंसिटी। हम नंबर डेंसिटी की बात करें तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे, नंबर डेंसिटी नहीं, कहाँ गया, हाँ यहाँ नंबर डेंसिटी, रेजिस्टिविटी की बात करें, अगर हमने क्या किया बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाया तो ये जो है रिलैक्सेशन टाइम वो बढ़ेगा या फिर घटेगा। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा या फिर घटेगा, ये बताओ। अगर टेम्परेचर कम था तो इलेक्ट्रॉन आराम से जा रहा था, तो ये बीच का जो टाइम था वो ज़्यादा था, लेकिन जैसे टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, टाउ क्या हो गया बच्चों, टाउ कम होना शुरू हो गया। जब टाउ कम होना शुरू हुआ तो ओवरऑल रो क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया। डिनोमिनेटर कम हुआ तो रो क्या हो गया, बढ़ गया। अब रो बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल अपॉन ए। जब रो बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। जनरल बात बता रहा हूँ, कोई ये जरूरी नहीं है, समझ लो बस। खाली बुक में तो क्या डायरेक्ट लिखा होता है कि रेजिस्टेंस किस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, रीजन नहीं लिखा होता। मैं रीजन आपको समझा रहा हूँ आज, ठीक है। तो रो बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा, तो रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है टेम्परेचर पे, बट रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में कहीं टेम्परेचर आया नहीं है। लेकिन कैसे वेरी कर रहा है, यहाँ से वो रिलेशन आई है, ठीक है। फॉर्मूले में कहीं नहीं आया, इसलिए बुक में भी नहीं दिया था। लेकिन क्या होता है बच्चों, फिजिक्स को जब तक फील नहीं करो ना, तब तक आपको ज्यादा मजा नहीं आएगा फिजिक्स में। रट लिया, ये बोल दिया कि ये होता है, तो वो चीज मजा नहीं आता है, पहले फील लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोगों को ये कुछ चीजें समझ में आई होंगी। अब मेन जो हीरो है, मेन हमारा जो हीरो है, अब जो सवाल है ये मैंने समझा दिया आपको। अब जो सवाल है वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। पहले एक टॉपिक थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बच्चों क्या बोलता है, स्टेटमेंट बाद में लिखेंगे, बस हम समझेंगे आज। थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन में दे दूं ताकि आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ो, रिवाइज करो चीजों को, ठीक है। ओम्स लॉ क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। अब मैं इसको एग्जांपल के साथ समझाऊं आप लोगों को। ये चीज होता है, और V इज इक्वल टू आई आर हम लिखते हैं। आई मतलब क्या होता है, वो ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमें कांस्टेंट R लगा देते हैं, V इज इक्वल टू आई आर होता है। लेकिन ये जो R है, ना ही वो I पे डिपेंड करता है और ना ही वो किस पे डिपेंड करता है, ना ही वो V पे डिपेंड करता है, किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड किस किस पे करता है सर, रो एल अपॉन ए। अगर रो पे डिपेंड कर रहा है तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड अपने आप कर देता है, क्योंकि रो किस पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे। इतनी कहानी समझना। तो रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे और टेम्परेचर पे। अब रेजिस्टेंस की पूरी फील हम लोग अगले वीडियो में लेंगे अच्छे से, और ओम्स लॉ को भी डिटेल में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।